हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्ज़ाम गुरु। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनय वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं वाईफाई एग्ज़ाम गुरु पे। तो दोस्तों आइए आज हम डिस्कस करने वाले अनुसूचियां और उसके बाद हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं वो और पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन के साथ में हम आपको कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ही देखिएगा ताकि आपका कुछ भी छूटे ना और क्वेश्चन यहाँ से आए पॉलिटी के तो आप पॉलिटी को हैंडल कर सकें। तो आइए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो को। शानदार और ज़बरदस्त रहने वाली है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। और आप देखेंगे तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं। तो शुरुआत हमारी हो रही है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फैक्ट है, पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तथ्य है, आपको याद रखना है। जैसे जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ तो वहाँ पे अनुसूचियाँ कितनी थी? तो आपको याद रखना है कि 8 अनुसूचियाँ हमारी थी पहले। उसके बाद में ये कुछ संशोधन करके हमारी अनुसूचियों को जोड़ा गया है। तो वर्तमान में जो हमारी अनुसूचियाँ हैं कितनी हैं? 12 हैं, वो आपको याद रखना है। और अनुसूचियाँ जो हैं उनके विषय और थीम क्या है? पहली अनुसूची क्या बताती है? तो आपको ये याद रखना है। पहली अनुसूची में अगर हम बात करें तो ये राज्य जो हमारे 28 राज्य और हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको रखा गया है, यानी कि राज्य हमारे रहते हैं और उसमें संघ राज्य क्षेत्र रहता है। पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रपति और उनके जो उच्च अधिकारी होते हैं उनका वेतन होता है। तो दोस्तों ये जो हमारी क्लास है प्रॉपर तरीके से रिवीजन के यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रोस्पेक्टिव से है। अगर आप कोई सोचते हैं कि आप वीडियो स्लो है तो आप प्लीज़ धीमे करके आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की। तो अगर दूसरी अनुसूची में है तो वेतन की बात होती है, जो भी हमारे महान पद होते हैं, उच्च पद होते हैं, उनके वेतन की बात होती है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा का यानी कि प्रारूप दिया जाता है। तीसरी में यानी कि कह सकते हैं हमारी शपथ ग्रहण होती है। और चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा में जो स्थान होते हैं आवंटन यानी सीटों का आवंटन इसमें दिया जाता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन होता है। अगर बात करें पाँचवीं अनुसूची में तो पाँचवीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति यानी कि हमारी जो एससी और एसटी हैं उनकी विशेष प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि प्रशासन उनका कैसा रहेगा और नियंत्रण कैसा रहेगा, ये हमारा पाँचवीं अनुसूची बताती है। इसी के पहले एक हमारी 6th अनुसूची आती है जो बताती किसको है? बताती है यानी कि 4 राज्य हैं उनमें जो हमारे विशेष प्रावधान प्रशासन कैसा रहेगा वो बताता है। तो जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ये क्षेत्र प्रशासन होते हैं। इनमें छठी अनुसूची में इनके क्षेत्र प्रशासन जो होते हैं उसके बारे में बताता है, यानी कि इसको याद रखते हैं। एटीएम और एक और एम चिपका दीजिए तो असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया। तो आपको याद रखना है मिजोरम। यहाँ पे ऐसे इंडिया हमारा बनाते हैं मैप, तो थोड़ा सा बनाना नहीं आता है मुझे, लेकिन हम कह सकते हैं जो असम है यहाँ पर असम, असम के पास में मणिपुर नागा यानी 7 सिस्टर कहलाते हैं, 7 राज्य आते हैं उसके पड़ोसी। लेकिन हम यहाँ पे जो असम है उसके पास हम मेघालय लेंगे, यहाँ पे मेघालय, और फिर उसी के पास में त्रिपुरा है ये ले लेंगे। और मिज़ोरम जो है मिजोरम यानी कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो मिजोरम यहाँ पे है, मिजोरम, मेघालय, नीचे वाले त्रिपुरा। तो इसके साथ ये, और आप कह सकते हैं कि एटीएम मैंने बताया है तो एटीएम से याद कर सकते हैं, एक और एम चिपका देंगे। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है राज्य, इनके जनजातीय क्षेत्र होते हैं, उनका प्रशासन से संबंध होता है। 7वीं अनुसूची आप जानते हैं कि हमारी 7वीं अनुसूची जो है वो क्या बताती है? इसमें 3 हमारी सूचियाँ होती हैं, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और होती है समूची सूची। ये केंद्र और राज्यों के मध्य की शक्ति जो होती है उसका विभाजन और बंटवारा को दर्शाती 7वीं अनुसूची। आप 7वीं अनुसूची को ऐसे याद कर सकते हैं, यानी कि जो संघ और राज्य समूची सूची है उनको रखा गया है, ठीक है। 8वीं अनुसूची हमारी पूरी तरह से भाषाओं पे डिपेंडेंट है। भाषा हमारी कितनी है? 22 हमारी भाषाएं हैं संविधान के भाग में। अगर पूछा जाता है क्या हमारी अंग्रेजी भाषा संविधान के भाग में है तो 8वीं अनुसूची में है, तो अंग्रेजी भाषा इसमें नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में हमारा क्या है? कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि मानवर्ण है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे जो कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि है भूमि से ये रिलेटेड है, ठीक है। कुछ अधिनियम है जो विनियमों का विधि और मान्यकरण है, यानी कि ये जो 9वीं अनुसूची है ये यानी कि संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? यानी कि हम कह सकते हैं फर्स्ट सीए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये जोड़ी गए थे। पहला जो संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 10वीं अनुसूची आती है तो वो किसमें? यानी कि ये हमारी ये एक, यानी कि ये जो संविधान संशोधन हुआ 1985 में इसको जोड़ा गया है, यानी कि ये है दल बदल के आधार पर अयोग्यता, यानी
जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल के रूप में आती है। 11वीं अनुसूची जो होती है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1992 में जोड़ी गई। इसमें पंचायतें आती हैं, पंचायतों से संबंधित प्रावधान आते हैं। अगर बात करें 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची भी 74 अमेंडमेंट के, यानी कि अब ये 73 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। ये नगर पालिकाओं से संबंधित होती है, ये हमारे ग्राम पंचायतों से संबंधित होती है। तो 12 जो अनुसूचियाँ मैंने डिस्कस की, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट अपना छोड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने बोला है कि आपको याद रखना है। जैसे मैं बोला, नोट करके, 9वीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन, यानी कि 52 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये अधिनियम कब? 1985 में मैंने बोला है। तो 52वां संविधान संशोधन है, उसके द्वारा हमारी 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, जो क्या करती है, दल बदल जो है वो इसमें आता है। और दल बदल होता क्या है? जब कोई नेता अपनी पार्टी को छोड़ता है, दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसकी जो सदस्यता होती है पहली पार्टी की, वो खो जाती है, त्याग दी जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली। तो इसी तरीके से हम दल बदल को जानते हैं। अगर बात करें 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची आपको पता है ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। ये हमारी 73वें संविधान संशोधन हुआ और 1992 के द्वारा ये जोड़ी गई। अगर 12वीं अनुसूची की बात करें, तो ये 74वें संविधान संशोधन हुआ। ये 1992 में ही दोनों हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे संविधान संशोधन के नाम बदल जाते हैं, सन एक ही रहता है, क्योंकि ये एक ही साल हुई थी, इसी वजह से। ठीक है। अगर बात करें संविधान की प्रस्तावना, आपने पढ़ी होगी पहले से। संविधान की प्रस्तावना ये पॉलिटी के मेन पार्ट होती है, और ये हमारी प्रस्तावना जो कहाँ से लिया गया, तो आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। यहाँ पे इसको एक बार थ्रोली पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, प्रस्तावना में कौन सा शब्द का उल्लेख है, कौन सा उल्लेख नहीं है। तो थ्रोली पढ़ूंगा, आपने पढ़ रखा होगा पहले से, रिकॉल हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी संवत 2006 विक्रमी के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी प्रस्तावना थी। पूछा जाता है कि प्रस्तावना में शुरू की लाइनें कौन सी हैं, तो हम भारत के लोग हैं। अंतिम लाइनें कौन हैं, तो नियमित और आत्मसमर्पित है। ठीक है, याद रखना। अगर पूछा जाता है कि इसमें जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, उसके आगे वाली लाइन में कौन से शब्द हैं, तो आपको याद रखना है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र आत्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, ये है। और नागरिकों को कौन सी सहायता दी जाती है, आपको पता है 39A के तहत ये आप अपने लिए कोई वकील जो है नहीं मिल पा रहा है, तो वो सरकार खुद देती है, यानी कि आपको फ्री लीगल एडवाइजरी मिलेगी। तो इसका मतलब होता है फ्री प्रावधान है। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्त। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे जो हमारे न्याय हैं वो किस तरह के हैं, 3 न्याय दिए गए हैं संविधान में। तो सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। और अगर बात करें और तरीके से, इसमें न्याय हमारे ये हैं, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो आपको याद रखना है 4 प्रकार की है। न्याय यहाँ पे विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, ये सब आप पहले जानते होंगे, लेकिन रिवाइज करवा देता हूँ। आइए बात करते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट। भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र क्या है, ये कब और कहाँ पर जैसे हैं, तो भारतीय संविधान के भाग 1 में है भारत और उसका संघ। जैसे पहले अनुसूची पहला भाग और पहला एक अनुच्छेद, तीनों एक ही जैसे डिट्टो कार्बन कॉपी हों, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है। अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक की भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, लेकिन ये शर्त है कि हमारे जो अनुच्छेद हैं 1 से 4 तक की है, केवल संघ और राज्य क्षेत्र को ही दर्शा पाता है, और जो आगे अनुच्छेद हैं वो हमारे अलग टाइप के हो जाते हैं, उनका अर्थ अलग निकलता है। ठीक है, तो भारतीय राज्यों के संघ यूनियन ऑफ स्टेट घोषित किया गया है। ये हमारा भारत है वो कैसा है, तो संघात्मक है। ठीक है, यहाँ पे कौन से सिस्टम का यूज़ किया जाता है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि संसदनात्मक प्रणाली हमारी यहाँ पर है।
वर्ष में भारत में 28 राज्य और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसा कि मैंने पहले अनुसूची में बताया कि 28 राज्य हैं और 8 हमारे संघ शासित प्रदेश हैं। अगर बात करें यहाँ की नागरिकता को कैसे आप जानेंगे, तो मैंने बोला कि भाग 1 से 4 भारत के संघ और राज्य क्षेत्र हैं, और लेकिन उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 5 से 11 हमारे क्या है, नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, जो कि 5 से 11 को डिनोट करता है। यानी भारतीय संविधान के भाग 2 में हमारी क्या है, नागरिकता है अंतर्गत आते हैं। तो 5 से 11 हमारे अनुच्छेद नागरिकता के से रिलेटेड है, आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या हैं, ये विशेष रिपोर्ट सबसे पहले अगर बात करें हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मौलिक अधिकारों जो है उल्लेख, और ये किसने प्रस्तुति की थी, डिमांड कह सकते हैं, और मांग किसने की थी। तो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट में 1928 को आती है, और यहाँ पर इनके द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। यानी कि नेहरू रिपोर्ट के द्वारा 1928 में मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र और मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अधिकतर टीचर लोग मैग्ना कार्टा ही बताते हैं, लेकिन आपको हिंदी में भी याद रखना है, भारत का अधिकार पत्र हमारा क्या बोलते हैं, उसको मौलिक अधिकार बोलते हैं। मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में दिए गए हैं। ये कितने से कितने तक हैं, तो ये 12 से हमारे 35 तक की है। ये आपको बताना है, मतलब याद रखना है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको अभी तक कितने बताया। भाग 1 में क्या है, भाग 1 में हमारा भाग 1 हमारा जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक की भारत और उसके यानी भारत में संघ और उसके राज्य क्षेत्र बताता है। और जो हमारे 5 से 11 है वो हमारे क्या है, नागरिकता है, यानी कि 5 से 11 अनुच्छेद तक की। और अब बात करें 12 से 35 तक की हमारी क्या है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट है, ये हमें मिलनी ही चाहिए। तो इस तरह से ये पुष्टि हुई, ये किसने मौलिक अधिकारों का प्रावधान लाया और किसने ये मांग की, तो हम कह सकते हैं नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी की रिपोर्ट थी। और नेहरू रिपोर्ट आप यहाँ से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये मोतीलाल नेहरू तो नहीं है, तो ये जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट है। उनकी 1928 द्वारा ये मूल अधिकारियों की भारत में संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की उन्होंने बोला। ठीक है, वर्तमान अगर बात करें हम लोग मौलिक अधिकार कितने हैं, वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो प्रधान 6 जो हमारे मौलिक अधिकार हैं कौन से हैं, आपको याद रखना है। यहाँ से विशेष तौर पर क्वेश्चन एक बन जाता है, तो आप कर लेंगे उसको। ठीक है, मैंने बोला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक की है, और स्वतंत्रता का अधिकार हमारा क्या है, 19 से 22 तक की है। और यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा 23 से 24 तक की है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 25 से 28 तक है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हमारा अनुच्छेद 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। ठीक है, संविधान के आत्मा संविधान की आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहते हैं, तो याद रखना है कि 32 को कहते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ आपको। पहले से बताओगे तो अच्छी बात, बेटर है, बट हम बता ही देते हैं आपको। ठीक है, जो समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तो आपको पता है कि ये हमारा उपाधियों का अंत करता है। उससे बाद जो 17 आता है वो अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत किया जाता है। 16 है जो आप उसमें समान रोजगार समान अवसर मिलने चाहिए। 15 है लिंग और जाति के आधार पर किसी भेदभाव नहीं करेंगे। और 13 और उसके बाद 14 देखो मैंने 15 बता दिया, 16 बता दिया, 17 बता दिया, 18 भी बता दिया। और उसके बाद हमारा जो आएगा 13 और 14 में पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली इसमें दिया गया है। ठीक है, और स्वतंत्रता का अधिकार अगर बात करें अनुच्छेद 19 हमारा क्या कहता है, यानी कि इसमें 19 फर्स्ट में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आइए ट्रिक भी बताएंगे इसकी कैसे याद करना है। 22 में क्या होता है, 22 में आप इसमें आप अपने लिए कोई वकील कर सकते हैं। ठीक है, अपने अगेंस्ट मतलब अपनी बचाव के लिए। शोषण के विरुद्ध क्या है, ये जो 23 है वो हमारा ब्लात शर्म है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जोर ज़बरदस्ती, बेसा खाना, बुचड़ खाना, और बाकी जो किसी लेडीज़ को ज़बरदस्ती आप जबरन वेश्यावृत्ति नहीं करा सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कर सकती है। ये उसको स्वतंत्रता मिली हुई है, बट अपनी मर्ज़ी से वो कर सकती है जो भी आप वो करना चाहे महिला। लेकिन आप
ज़बरदस्ती आप उससे कोई भी काम ऐसे नहीं करा सकते। 24 में क्या बोला गया, 24 में 6 से 14 वर्ष के जो एज के बच्चे हैं, ठीक है, अधिनियम 2009 जो हुआ था, एक्ट पास हुआ था, उसके 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कोई भी कारखाने में या हैवी वर्क जो होते हैं इंडस्ट्रियल में, कारखानों में काम नहीं कराने दिया जाएगा। अगर ऐसा कराते हैं तो उनको जुर्माना भरना पड़ेगा और उनको सजाएँ होगी। और अपने धर्म को मानना या ना मानना और किसी और को धर्म माना, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा, किसमें 25 से 28 तक आ जाएगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं वो हमारे 29 से 30 में आ जाएंगे और बाकी इसमें डिटेल दी गई है, वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। मैंने बोला कि समानता का अधिकार है, उससे रिलेटेड जो 14 से 18 है अनुच्छेद देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आता है पेपर में। अनुच्छेद 14 क्या कहते हैं, विधि के समक्ष समानता। अभी देखो मैंने दिमाग में ये चीज़ें नहीं थी स्टोर। अब क्या होता है, जब आप एक बार से अधिक बार देख लेते हैं दोस्त, तो ये चीज़ें छप जाती हैं। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको ये दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा, तो आपको याद हो जाएगा। मेरे पास हम कैसे 20 दिन है, 20 दिन में हम कम से कम आपको 20 को 80 वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, सिर्फ जीके, जीएस, साइंस की, ठीक है। तो 80 वीडियो का टारगेट है, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। मैं कैसे शेड्यूल बनाया हूँ तो आपको फिर से मैं बताऊँगा, टाइम वेस्ट होगा, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। 14 की बात करते हैं यहाँ पे, विधि के समक्ष समानता और राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि जो कानून है वो सभी पर एक जैसा लागू होगा, इसी को हम बोलते हैं विधि के समक्ष समानता। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, अगर कोई चोरी करता हुआ पाया गया या कुछ उसने क्राइम किया हुआ है, तो दोनों को सज़ा सेम मिलेगी और यहाँ पर सेम कानून होगा इम्प्लीमेंट। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है जो लिखा गया है संविधान में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन पढ़ना सब है। तो यहाँ पे अमीर है छूट जाते हैं, गरीब है बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे विधि के समक्ष समता नहीं है। विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कि समान कानून इम्प्लीमेंट हो सभी पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। चौदह समझ में आ गया। विधि के समक्ष समता याद रखना है, यही पूछा जाता है। बाकी डिटेल में पूछने को कुछ भी पूछ सकता है वो, है ना। विधि के समक्ष समता का विचार जो है ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका से के संविधान से लिया गया है। जो विधि के समक्ष समता है वो ब्रिटिश मूल का है, यानी कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी वहाँ से विधि के समक्ष समता लिया गया है। लेकिन जब इसकी बात करेंगे विधियों के समान संरक्षण, मतलब है उसकी सेफ्टी और प्रोटेक्टिंग, तो वो हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना है, विधि के समक्ष समता था तो ये मूल ब्रिटिश से लिया गया है। विधि के समक्ष संरक्षण प्रोटेक्ट की बात हो रही है तो हमारा अमेरिका से लिया गया है, ठीक। आगे अनुच्छेद 15 की बात करें, जैसे मैंने बोला धर्म, मूल वंश, आपका धर्म क्या है, आपका मूल वंश क्या है, जाति क्या है, लिंग है, जन्म स्थान है, आधार पर विभेद का निषेध है। अगर कोई इसमें क्या करता है, आधार पर डिफरेंस क्रिएट करता है या मान लो कि निषेध करता है, तो राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म और मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है कि आप औरत हो, आप घर पे बैठो, नौकरी तो हम करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को है देख कर, नहीं आप इस जाति के हो, आप वहाँ मैं यहाँ, तो ये सब क्या है अनुच्छेद 15 में दिया गया है। तो इम्प्लीमेंट ना हो वो बात अलग है। 16 की बात करते हैं तो यहाँ पे अनुच्छेद 16 की बात हो रही है। लोक नियोजन मतलब होता है कि जहाँ पर सबके लिए अवसर बराबर हों, इक्वलिटी होती है, तो उसको मतलब यहाँ पे लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, राज्यों के अधीन किसी पद पर जो भी नियुक्ति होंगी वो समान इक्वलिटी होंगी, यानी कि जो भी जेंडर और जाति, मूलवंश, लिंग के आधार पर नहीं, ये लोक नियोजन का विषय है। तो यानी कि समान अवसर होने चाहिए, चाहे कोई राज्य हो चाहे वो संघ हो। आगे बात करते हैं यहाँ पे, अब बात क्या है एक्सेप्शंस में है थोड़ा सा। पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशिष्ट प्रावधान उल्लेख हैं।
अनुच्छेद 15(4) में और अनुच्छेद 16(4) में किया गया है। इनका जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी जो कैंडिडेट हैं, इनके लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 15(4) में और हम कह सकते हैं अनुच्छेद 16(4) में किया गया है। ठीक, इनको याद रखना है आपको पूरी तरह से। मैंने बोला अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत मतलब क्या होता है? अस्पृश्यता का अंत किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा, ये है। अनुच्छेद 18 कहता है, 18 मतलब होता है उपाधियों का अंत। सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि अगर आप लेते हैं तो वो मान्य नहीं होगी, ये प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से स्वीकार करेगा। जैसे हमारे मोदी जी हैं, अगर उनको कभी किसी देश की उपाधि या उनको कोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है तो उनकी अनुमति के बिना नहीं, हम कह सकते हैं उनको कोई भी ऐसा सरनेम और उपाधि नहीं मिलेगी जब तक कि वो राष्ट्रपति नहीं चाहेगा। ठीक है, उसकी अनुमति से ये हो सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता है 19 से 22 दिया गया है। 19 से 22 में क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं 19 में हमारा दिया है वाक और स्वतंत्रता आदि विषय। वाक और अभिव्यक्ति याद रखें तो बढ़िया रहेगा। विषय में कुछ अधिकारों का संरक्षण है। वर्तमान में अनुच्छेद 19 पहले में क्या है, 6 प्रकार की हमारी स्वतंत्रता दी गई हैं। ये अगर क्वेश्चन कठिन बनाता है एग्जामिनर ना, तो ये अलग से पूछता है कि अनुच्छेद 19(3) में क्या है, अनुच्छेद 5 में क्या है। तो 6 प्रकार की हमारे स्वतंत्रता दी गई। जिस तरह से हमारे मूल अधिकार हमारे कितने हैं, 6 प्रकार के, उसी तरीके से ये हमारे जो 19 स्वतंत्रता के जो दी गई हैं, 19 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन से, वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, वो कौन कौन सी है, आइए जानते हैं। पहला है 19 पहले में, देखो मैं समझा भी देता हूँ, देखो कोशिश करता हूँ। अनुच्छेद 19 का में वाक और अभिव्यक्ति सिद्धांत। पहले आप क्या करेंगे, बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे तो एक तरीके से अभिव्यक्ति हो गई आपकी। और 19 खा में यानी कि पहला और खा, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कि आप शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकते हैं। जैसे आप आंदोलन करते हैं तो 19 फर्स्ट और खा में आएगा, यानी कि यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है 19 पहला और खा याद रखना है। ठीक है, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता कर सकते हैं। 19 का खा पहले तो आप बोलेंगे फिर सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण बिना हथियारों के, फिर उसके बाद संगम या संघ बना सकते हैं गा में। ठीक है, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है, यानी कि 19 फर्स्ट गा में। ठीक है, तीसरा हम मान सकते हैं इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, आप ऐसे भी मान सकते हैं। और ABCD भी मान सकते हैं। ठीक है, ABCD करके भी मान सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। अनुच्छेद 19 घ में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। पहले आपने बोला, फिर बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन किया, फिर उसके बाद आपने एक संघ बनाया। ठीक है, संघ बनाया मतलब गा आ गया, उसके बाद घा में जब संघ बनाएंगे तो आप कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे। तो इसका मतलब है 19 घा में भारत में घा से घूमो, ऐसे याद कर सकते हो। भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता है। और आगे बात करते हैं 19 फर्स्ट अड़ा में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने पर बस जाने की स्वतंत्रता। अब जैसे आपने क्या किया, आप घूमने गई, कोई अच्छी जगह लगी आपको, तो वहाँ पे आप रह कर बस कर आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी भारत के राज्य क्षेत्र में बिना किसी बाधा के घूमने की स्वतंत्रता हमारी घा में आ जाएगी। उसके बाद में जो आएगा, यानी कि 5वें में भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। जैसे आप पाकिस्तान जाके ना बस जाइएगा, कश्मीर में ही रहिएगा अगर जाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये। अनुच्छेद 19 फर्स्ट और 6 में क्या गया, जीविका चलाने के लिए आप कोई भी बिजनेस यानी उपजीविका और व्यवसाय व्यापार की स्वतंत्रता कर सकते हैं, ये आपका इसमें दिया गया है। ठीक है, मूल संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद फर्स्ट चा एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया। यानी कि हम कह सकते हैं मूल संविधान में सभा में पहले हमारे 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन ये 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो संपत्ति का अधिकार जो है 19
यानी कि 4 से हटाकर अनुच्छेद 31 को भी मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है कि आप संपत्ति को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि अनुच्छेद 19 और हमारा अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार से हटाकर ये 300 का के तहत कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। तो आगे जो प्रमुख संशोधन हुए हैं उनके बारे में हम अलग से बना देंगे आपके लिए वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए और अगले वीडियो जो आने वाली है उसका वेट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।